इलेक्शन कमीशन या जितनी भी जांच एजेंसी है वो कुत्ता है जो प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठते हैं, और इस बयान के बाद वो माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। आज दोबारा उन्होंने बोला है कि मैं अपने जो बयान है उस पर सहमति दिखाता हूँ और मैं माफी मांगने को तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भाई जगताप मुंबई का कांग्रेस पार्टी के नेता भी रहे हैं और कामगार उनके लीडर भी है। उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये अलग होता है, उनको अलग अधिकार है, उसका सरकार से कोई संबंध नहीं आता है। ना प्रधानमंत्री तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तक संबंध रहता है। तो इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है और भाई जगताप जी ने माफी मांगनी चाहिए। और भाई जगताप माफी नहीं मांगते तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जो लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैंडेट को स्वीकारना चाहिए। जब लोकसभा में आपको मैंडेट मिला, ज्यादा सीट आपकी आई, 37 सीट आपकी आई और हमारी 31 सीट आपकी आई, हमारी 17 सीटें आई और हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा सीट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शरद पवार साहब की आई। तब हमने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। तो ये हमको इतना सफलता मिली है तो जनता के मन में था कि आप संविधान का प्रचार गलत कर रहे हैं, आरक्षण जाए गए, आपका प्रचार बहुत बड़ा गलत है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई बदल नहीं सकते है। ये लोगों के ध्यान में आ गया। हमारा आरक्षण कोई निकाल नहीं सकते क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में दलितों ने भी महायुति वोटिंग किया है, माइनॉरिटीज में वोटिंग किया है और इसीलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि ये गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर उतारना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या दोष है? शरद पवार उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने पैसा और पावर ये दोनों चीज का इस्तेमाल किया है और उसका नतीजा जो है हमें पराजय देखने को मिली है। मुझे लगता है कि पैसा जो सत्ताधारी पार्टी ने पैसा बांटा है ये आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है। और मतलब सत्ताधारी पार्टी जब शरद पवार साहब और कांग्रेस पार्टी एनसीपी सत्ता भी रहती थी तब पैसा बांटती थी वो। मुझे लगता है कि इसी तरह का आरोप करना ठीक नहीं है। लोगों के मन में था कि भाई ये लोग अपने गुमराह कर रहे हैं, ये लोग अपने को गलत दिशा से ले जा रहे हैं और इसीलिए लोगों ने मतलब महायुति को पसंद किया। लाडली बहना योजना का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और बहुत सारे महिलाओं ने मतलब हमारी महायुति को वोटिंग दिया। दलित और मुसलमानों ने भी हमको वोटिंग दिया और जो हमारा अम्बेडकर समाज था वो थोड़ा लोकसभा के टाइम पर उनकी गलतफहमी हुई थी कि मोदी जी की सरकार संविधान बदल सकती है, लेकिन बाद में उनके ध्यान में आया कि मोदी जी तो संविधान को बचाने वाले हैं, मजबूत करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर मतलब यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल जो था वो लगाकर वह संविधान भारत का नहीं लागू था, तो मोदी जी के कार्यकाल में लागू हुआ है। दलितों को वहां आरक्षण अभी मिला है जम्मू कश्मीर में। तो इसी तरह मुझे लगता है कि पवार साहब एक अनुभवी नेता है। उन्होंने संजय राउत के चक्कर में नहीं आना चाहिए, भाई जगताप के चक्कर में नहीं आना चाहिए। पवार साहब अनुभवी है, आरोप जरूर करो, लेकिन कुछ भी आरोप करना ठीक नहीं है और पैसा बांटने के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हो गए हैं जब से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री गांव गए हैं, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो गांव गए हैं, उसको लेकर भी विरोधक सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफा जीत के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री पद जो है वो खाली है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे महायुति वाले। मुझे लगता है कि एक सिस्टम होता है कि जब सरकार जब इलेक्शन होता है तब इलेक्शन होने के बाद जो पहला सीएम होता है वो मतलब राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देता है और उसके बाद जब तक मंत्रिमंडल बनता नहीं है तब तक मतलब केयर टेकर जो मुख्यमंत्री के रूप में मतलब वो व्यक्ति रहता है एज ए मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री बनने तक। अभी थोड़ा देर हुई बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज है बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है निर्णय
बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूं। तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजीतदादा पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूं। तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है। बीजेपी के पास 132 सीट आई है, उसके साथ 7 लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। तो 139 सीटें अभी बीजेपी के पास है और 41 सीटें अजीतदादा पवार जी की है। ये मिलाकर मुझे लगता है कि 180 सीट होती है और 57 सीटें हमारी शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की है। तो मुझे लगता है भाई इसमें जो थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी ने 2.5 साल तक एडजस्ट किया, वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने डिप्टी सीएम पद को स्वीकारा था और उन्होंने आनंद से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया था। एक तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी ने डिप्टी सीएम पद स्वीकारना चाहिए। अगर उनकी तैयारी उसके लिए नहीं है तो मुझे लगता है कि केंद्र में मंत्री बनाने का भी मैंने बोला था कि भाई केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। अगर उनको केंद्र में नहीं जाना है तो मुझे लगता है कि महायुति के चेयरमैन के नाते उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि वो अपने सरकार के साथ हमेशा एक साथ रहे, उनके सहयोग से सरकार चले, उनके मार्गदर्शन में सरकार चले। तो इसीलिए उनको महायुति का नेता या महायुति का अध्यक्ष बनाने के बारे में विचार किया जा सकता है। तो शिवसेना ने कोई न कोई तो मार्ग निकालना चाहिए और कोई बड़ा निर्णय एकनाथ शिंदे जी ले गया, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा निर्णय लेने से फायदा नहीं होगा, वो छोटा निर्णय लेने से फायदा होगा। शिव सैनिकों को उन्होंने बहुत बड़ा जागरूक किया है। माननीय उद्धव ठाकरे जी को सबक सिखाने का काम भी उन्होंने सिलेक्शन में किया है। उद्धव ठाकरे की 16 सीट आई, वो बहुत ज्यादा सीट लड़े थे, उसके बावजूद भी उनकी 16 सीट 20 सीट चुनकर आई है और एकनाथ शिंदे जी ने कम सीटें लड़कर 57 सीट चुनकर लाई है। तो एक बहुत बड़ी बात है। एकनाथ शिंदे जी की भी ताकत बहुत अच्छी है, उनका भी फायदा बीजेपी की सीट चुनकर आने के लिए मिला है और उनकी 57 सीटें आने के लिए बीजेपी का भी फायदा हुआ है, आरपीआई का फायदा हुआ है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग से मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिवसेना ने हमारे साथ ही रहना चाहिए, एकनाथ शिंदे जी ने हमारे महायुति के साथ ही रहना चाहिए और हम मिलकर ही महाराष्ट्र का विकास करेंगे और भी आगे कोई मौका मिलेगा तो और भी कभी आगे एकनाथ शिंदे जी बन भी सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल वातावरण ऐसा है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं और एकनाथ शिंदे जी ने तो मांगा ली, वो तो नाराज चल रहे, वो बात हम समझ सकते हैं। हमारी पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिलती है, हमारी पार्टी को तो मतलब लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलती है, तो भी हम एडजस्ट करते हैं। हमारा भी पार्टी है, मेरा गांव में मेरी पार्टी के साथ लोग है, तो ये भी सीट देते हैं और अपने सिंबल पर लड़ो, ये क्या तरीका होता है क्या? उसके बावजूद हम मतलब हमारे कार्यकर्ता ने पूरे महाराष्ट्र में हर जगह पर हमारे महाराष्ट्र के लोगों महाराष्ट्र में काम किया है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि हमारा भी अपमान बहुत बार होता है। जिस तरह भी कल ये महायुति का शिष्टमंडल अमित शाह जी को मिला, तब हमको भी बुलाने की आवश्यकता थी, हम भी आरपीआई के लीडर हैं, लेकिन वहां तो हमको नहीं बुलाया। वहां प्रफुल्ल पटेल जी थे, वहां हमारे सुनील तटकरे जी भी थे, 3 नेता के अतिरिक्त भी ये अगर लोग थे तो हमको भी बुलाने की आवश्यकता थी, लेकिन हम भी अपमान सहन करके हम रहते हैं। हमको तो मतलब महायुति के साथ रहना है और महाराष्ट्र के विकास के लिए हमें काम करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी ने नाराजगी को झटक कर उन्होंने मेन फील्ड में आना चाहिए और महायुति का चेयरमैन बनकर सरकार को मार्गदर्शन करना चाहिए। सर 2.5 साल एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री पद को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री पद दिया जाना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे तो गृह मंत्री पद किसको दिया जाएगा? एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री पद मिलना चाहिए, इस तरीके का डिमांड है। वो तो ये तय करेगा, अभी मैं इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो भी अगर दोनों में कॉम्प्रोमाइज में कोई पोर्टफोलियो इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे जी का वो प्रस्ताव होगा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा लेकिन मुझे वो मिनिस्ट्री चाहिए, तो उस पर क्या करना है ये बीजेपी का हाईकमांड तय करेगा, देवेंद्र फडणवीस जी तय करेगी, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे जी साथ में रहना चाहिए,
ये ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। सर, महाविकास आघाड़ी के नेता है, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा में जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे एकला चलो का नारा दे सकते हैं महानगर पालिका चुनाव में। तो उद्धव ठाकरे अगर एकला चलो का नारा देते हैं तो महायुति में क्या उद्धव ठाकरे का स्वागत किया जाएगा अगर एकला चलो का नारा देकर फिर महायुति में अगर वो आना चाहते हैं? अभी स्वागत हम करने का कि क्या मतलब है? मतलब अगर वो अकेले लड़ते हैं क्योंकि उनको लगा है कि भाई उनको कांग्रेस राष्ट्रवादी वोट नहीं मिला, इसीलिए उनकी जो उनके उम्मीदवारों को इतनी सफलता में मिली नहीं है, तो वो अगर अकेले लड़ते तो अच्छी बात है, उनका क्या करना है स्वागत का विषय नहीं है। लेकिन अभी एक साथ लड़ना है, अकेले लड़ना है, इसके संबंध में निर्णय विकास आघाड़ी ले सकती है। अगर उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया है कि हम अकेले लड़ेंगे, तो फिर बाद में कांग्रेस भी बोलेगी वो हम अकेले लड़ेंगे, वो भी एनसीपी को साथ मिलेगी नहीं और एनसीपी अलग लड़ेगी। इसके पहले ऐसा हुआ है कि कांग्रेस एनसीपी एक साथ रहते हुए भी महानगर पालिका का चुनाव उन्होंने कभी भी एक साथ नहीं लड़ा है, वो अलग अलग वो लड़े हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई बीएमसी के चुनाव में अगर अलग अलग लड़ते हैं और हम बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी, आरपीआई, अजीत दादा हम मिलकर हम लड़ते हैं, जरूर मतलब मुंबई का मेयर हमारा महायुति का हो सकता है और डिप्यूटी मेयर हमारे आरपीआई का होना चाहिए। क्योंकि 1992 में मुरली देवरा जी जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तो हमारा अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था और हमारे 12 कारपोरेटर चुनकर आए थे। तो पहली मेयरशिप हमको मिली थी, चंद्रकांत हंडोरे हमारे पार्टी के मेयर थे। तो मेयर तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिप्यूटी मेयर पद तो आरपीआई को मिलना चाहिए। अगर ये अनाउंसमेंट होती है तो दलित बुद्धिस्ट लोगों का वोट बहुत बड़ी संख्या में मतलब महायुति के उम्मीदवारों को मिल सकता है और महायुति में उद्धव ठाकरे जी की सत्ता जाकर